नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 के ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपको इस क्लास में ये छोटा क्लास है, किंतु इसमें मैंने ज़्यादा ये बड़ा चैप्टर भी नहीं है, वही 2-3 पेज का है, इसलिए मैंने इसमें से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था उसी को लेकर आया हूँ। इसमें मैक्सिमम 20 से 25 शायद क्वेश्चन है, आई थिंक 25 या फिर 20 क्वेश्चन होंगे। उस यही आपका है सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कम है तो आप ये मत समझिएगा कि सर ने कम पढ़ाया है या फिर इस क्लास में कम ऑब्जेक्टिव है। इसमें ऑब्जेक्टिव की ही संख्या कम है, ये चैप्टर ही 2 से 3 पन्ने का है, इसलिए ऑब्जेक्टिव जितना बन सकता था उतना मैंने आपको इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को निकाल के लाया हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिए और पॉलिटिकल के ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को तैयारी करने में शुरू कीजिए। तो चलिए, हम लोग को पता है आज हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कशन करने वाले हैं और हमारा लक्ष्य क्या होता है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि 2026 के 12th एग्ज़ाम में हम लोग 450 मार्क्स ला के स्टेट लेवल पे टॉप करें और टॉपर लिस्ट में हम अपना नाम लिखवा लें। तो चलिए, हम लोग बिना देरी किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्लास का पहला सेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, तो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। ये चौथे चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल साइंस में, और इसी चैप्टर के हम लोग ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था। अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारे पास है 1947, बी 1948, सी 1949 या फिर डी 1950। तो यूरोपीय परिषद का गठन 1949 में हुआ था। कब? 1949 में। और 1947 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 1950 में भारत में संविधान, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसको हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ या फिर गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को। और भारत तो आप सबको पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो चलिए, और यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ, तो 1949 में, 1949 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला हमारा है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे है यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1949 में। और यहाँ पे है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना, ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना यूरोपीय परिषद से जस्ट 1 साल पहले स्थापना हुई थी। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, और वही यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में हुई थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा है, इसका जवाब दीजिए, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसे हम लोग यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहते हैं या फिर यूरोपीय आर्थिक संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कई जगह पे आपको ऑप्शन बी भी राइट हुआ दिखेगा, जो कि ये गलत है। 1955 में नहीं हुआ था, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना 1957 में हुआ था। अब आपको ये तीनों क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्या था, पहला हमारा क्वेश्चन था यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। इसके बाद था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो वो उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और यहाँ पे हमारा यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई है, तो वो 1957 में हुई है, जो कि ये आपको याद रखना है। रुक जाइए, एक मिनट, यहाँ पे हट गया थोड़ा। तो इनको आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये तीनों आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद कर लीजिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई थी, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी, और 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है चौथे नंबर का, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है।
तो ये जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो इन चारों में से किस देश में मौजूद है? तो ऑप्शन ए हमारे पास है जर्मनी, बी है भारत। भारत में कौन सी व्यवस्था है? तो यहाँ पे मिश्रित व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? मिश्रित। तो मिश्रित है यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं, इसको तो कट ही कर दीजिए। सी ऑप्शन हमारे पास है स्विट्जरलैंड या फिर डी नेपाल। तो देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो व्यवस्था है वो एकमात्र स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्विट्जरलैंड। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो पूर्व के नई आर्थिक भागों की कोटि में, यानी कि पूर्वी देश जो है इस साइड में जितने भी देश है वो पूर्वी देश है। उस पूर्वी नई आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो देखिए जर्मनी है इसी तरफ पूर्वी साइड में है, जापान भी पूर्वी साइड में है, सबसे पूर्व में जापान है, जहाँ पर अमेरिका ने 1945 में अब जापान के दो स्थान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया था। इसके बाद मलेशिया भी पूर्वी है और चीन भी पूर्वी एशिया में ही आता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि पूर्व के नई आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो ये जो मलेशिया है इसको पूर्वी आर्थिक भागों की कोटि में रखा जा सकता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समाजवाद बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में है? यानी कि समाजवादी जो बाजारी अर्थव्यवस्था है वो किस देश में स्थित है? तो हम सब जानते हैं कि ये जो सोवियत संघ है यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में क्या क्या होता है? तो यहाँ पे जितनी भी सामानें होती है वो सब सरकार के नियंत्रण में रहता है। किसके नियंत्रण में? सरकार के नियंत्रण में रहता है, जो कि सब चीज़ों पर सरकार का ही नियंत्रण होता है, आम व्यक्तियों का नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ तक कि व्यक्ति इस समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था में स्वयं के धन पर भी अब खुद का नियंत्रण नहीं होता है, सरकार उन पे नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए क्यूबा जो है इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। इसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ पूरी डिटेल के साथ। यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा कि हाँ, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? ये जो यूरोपीय संघ के सदस्य है, यूरोपीय संघ के सदस्य, इसको किस कोटि में रखा जा सकता है? तो देखिए ये जो यूरोपीय संघ यानी कि यूरोप के जितने भी देश है, यूरोपीय संघ में जितने भी देश आते हैं उन्हें किस कोटि में रखा गया है? तो ये जो है ये हमारे ऑप्शन है सामंती राज्य या फिर राष्ट्रीय राज्य या पराराष्ट्रीय राज्य या डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यूरोपीय संघ के सदस्यों को जो है ये पराराष्ट्रीय राज्य कोटि में रखा गया है, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? देखिए 1957 में इस यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे इस यूरोपीय संघ की स्थापना आप सबको पता है कि 1957 में हो गई थी, है ना? लेकिन इस समय इसका यूरोपीय संघ नाम नहीं था, इसका नाम 1993 में यूरोपीय संघ रखा गया था। किंतु इसकी स्थापना जब हुई थी तो इस यूरोपीय संघ का कुछ और नाम था। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि 1957 में अपनी स्थापना के समय इस यूरोपीय संघ का क्या नाम था, यानी कि 1957 में इस यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए हमारे पास है यूरोपीय संघ की आर्थिक समुदाय, बी हमारे पास है आर्थिक समुदाय, सी है हमारे पास यूरोप का इस्पात व कोयला समुदाय, या फिर डी यूरोपीय संघ। तो देखिए यूरोपीय संघ तो हम लोग आपको बता दिए कि 1993 में नाम रखा गया था, किंतु 1997 में क्या नाम था इसका? तो उस समय में यूरोप का आर्थिक समुदाय इसी का नाम था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1957 में यूरोपीय संघ का यूरोप का आर्थिक समुदाय नाम पड़ा था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिएगा कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की, जिसके प्रस्ताव में पंचशील के सूत्र रखे गए थे? तो आप सबको पता है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? तो हमारा प्यारा भारत और
हमारा पड़ोसी देश चीन, इन दोनों के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। हमसे ही पूछा जा रहा है कि वो व्यापार संधि जिसके प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए थे, तो ये जो है ये किस देश के साथ रखे गए थे? तो भारत और चीन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है सोवियत संघ, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है चीन या फिर डी पाकिस्तान। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीन हमारा 1 नंबर का राइट हो जाएगा ये। तो चलिए अगला देख लीजिए। अगला हमारा है, और यहाँ पे आप ये भी याद रखिए कि 1954 में शांति स्थापना के लिए इस पंचशील समझौता को भारत और चीन के बीच किया गया था, किंतु चीन वालों ने 1962 में खुद ही भारत पर हमला करके भारत से युद्ध कर लिया था, जो कि पंचशील का उल्लंघन कर दिया था। 1962 में चीन वालों ने भारत पे आक्रमण किया था, और भारत इसी युद्ध को भारत चीन युद्ध के नाम से जानते हैं, 1962 के युद्ध को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता है? यानी कि कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है? तो ये इस चारों में से कौन सा वो देश है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका है, या रूसी संघ है, या पाकिस्तान, या चीन? तो देखिए, गाजर व छड़ी की नीति का जो अनुक्रमण करता है वो चीन को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। और भारत चीन वो पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किनके बीच? भारत और चीन के बीच में। ये आपको याद रख लेना है। अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया था? यानी कि इन चारों में से कौन से वे प्रधानमंत्री का समय था जिसमें उन्होंने भारत और चीन के बीच में टूटते संबंधों को सुधारने का प्रयास किया था? क्योंकि 1954 में भारत और चीन ने अपने अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए पंचशील समझौता कर दिया था, किंतु 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके उन सभी शांति समझौतों को एक फिर से युद्ध में कायम कर दिया था। किंतु इसके बाद कौन से प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अपन भारत चीन के रिलेशन को एक नई उड़ान भरवाने के लिए कौन कदम उठाए थे? तो वो जो है वो हमारे राजीव गांधी थे, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राजीव गांधी की ही हत्या हो गई थी, जो कि एक श्रीलंका की लड़की आई थी तमिलनाडु साइड से। वो लड़की आई थी, राजीव गांधी का एक मीटिंग था वहाँ पे ये स्कूल ड्रेस में ये लड़की आई थी, जो कि फूल माला लेके आई थी। और राजीव गांधी से मिलने के लिए गए थे, सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ लिए थे, नहीं जाने दे रहे थे स्टेज पे। किंतु राजीव गांधी ने जब ये देखा कि वो स्कूल की बच्ची है, स्कूल ड्रेस में है, तो उसको लगा कि ये एक छात्रा है जो कि स्टेज पे आके उससे मिलना चाहती है। तो इस सिक्योरिटी गार्ड से राजीव गांधी ने कहा था कि आने दो इसे। और जब वो लड़की राजीव गांधी को फूलों की माला पहनाई, तभी उसमें बम रखी थी इस लड़की ने, और तभी वो वहाँ के सभी स्थान पे पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया, जो कि राजीव गांधी की उसी स्टेज पर हत्या हो गई थी। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राजीव गांधी किसके बेटे थे ये आपको बता देता हूँ कि ये इंदिरा गांधी के बेटे थे। और राजीव गांधी के ही बेटे अभी ये जो क्या नाम है, अभी जो इलेक्शन लड़ रहा है, हाथ छाप किसका है? कांग्रेस पार्टी का, वही वही है, उसी का पिता राजीव गांधी थे। तो अगला देख लीजिए, राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी थे। तो अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ये जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमने आपको बताया कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी, किंतु इसका नाम 1957 में क्या था? तो 1957 में क्या था? तो यूरोप का आर्थिक समुदाय, जो कि आपको याद रख लेना है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा है, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। ये जो आसियान है इसको मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो देखिए, आसियान में कुल 10 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है? सॉरी, 10 सदस्य देश है। कितने सदस्य, रुक जाइए 1 मिनट। आसियान में कुल कितने सदस्य देश है? 10 है। कौन कौन से? लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। इसके बाद आपका हो जाता है शायद श्रीलंका भी है। तो ये 10 देश है।
इसको आपको याद रख लेना है। इतना याद रख लेना है कि आसियान के कुल 10 सदस्य देश है। यहाँ पे मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था इस आसियान को? तो आसियान को जो है 1995 में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, किसी विशेष क्षेत्र के लिए बनाया गया था, जो कि एशिया का एक क्षेत्रीय संगठन है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाँ, यूरो क्या है? ये जो यूरो है ये क्या है? तो आपको ये बताना है कि ये यूरो, ऑप्शन ए हमारे पास है सार्क देशों की मुद्रा है, या फिर पाकिस्तान की नई मुद्रा है, या यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये यूरो जो है ये यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। यूरो यूरोपीय दोनों का नाम मैच कर रहा है, तो आपको याद रख लेना है ये यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक देश नहीं है? इन चारों में से कौन एक देश नहीं है? अब इतना हल्का क्वेश्चन का जवाब यदि आप नहीं दे सकते हैं तो आई होप कि आप लोग 12th क्लास में फालतू में आए हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इनमें आपको भारत हमारा एक देश है, भारत हमारा देश है, चीन भी एक देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है, म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है। देख लीजिए, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, ये जो चीन है ये इस साइड में है ना। म्यांमार जो है ये इधर से यहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद बात करें, भारत तो हमारा है ही, किंतु हांगकांग जो है ये कोई एक देश नहीं है, ये एक स्थान है। हांगकांग देश नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, जो कि हांगकांग देश नहीं है, याद रखिएगा। अगला हमारा है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए, यूरोपीय संघ के जो सदस्य देशों की संख्या है वो 27 है। ये आपको याद रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है तो रखना है। यहाँ पे आपको याद रख लेना है 27 यूरोपीय संघ की सदस्यों देश है, ओके। और देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये 1993 में हुआ था। और आसियान की स्थापना की बात कर ले तो उसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ये सब आपको याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आसियान के कितने सदस्य देश है? 10 सदस्य देश है। और इस यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है? 27 सदस्य देश है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको कभी भी इस क्वेश्चन का देखने पर ही याद आ जाए सब कुछ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये जो यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो जो है, ये ऑप्शन हमारे पास है लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। और यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी। और यूरोपीय संघ की स्थापना के उन समय 1957 में इसका नाम क्या था? तो यूरोपीय देश के ऐसे यूरोप देश की मुद्रा थी। अगला देख लीजिए, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा था? तो आप सबको पता है कि 1993 में यूरोपीय संघ जो है इसका नाम बदलकर यूरोपीय संघ रख दिया गया था, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है बच्चों, यही 18 क्वेश्चन इसमें था, जो कि आपके एग्जाम के लिहाजे से इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है। जो कि इस चैप्टर से यदि आप लोग इस 18 ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो यहाँ से आपको एक भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन यही है कि आप सब इस क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए, और जो याद ना हुआ हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि हम लोग इम्पोर्टेंट को ही लेके आए हैं इस क्लास में, और हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे आज क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। इसलिए आप लोग जहाँ पे भी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई में बिजी रहिए। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का होली कैसा गुजरा है कल का। तो यहाँ पे आपको एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो इतनी मेहनत किया हूँ तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ बच्चों। तो चलिए अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं। जहाँ पे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई में बिजी रहिए। और हाँ, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, उनकी बातों को मानते रहिए। बाय बाय।